हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके? बढ़िया। अब स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप 18। लास्ट वीडियो पी ब्लॉक की 9th वीडियो जो थी उसमें मैंने आप लोगों को ग्रुप 17 एलिमेंट्स दैट इज़ हैलोजेंस ख़त्म करा दिया था। उसमें 3 वीडियोस बनाई दी हैं मैंने ग्रुप 17 एलिमेंट्स की। जिन्होंने ग्रुप 17 एलिमेंट की वो वीडियो नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोज़ को देखिए। उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे ग्रुप 18 एलिमेंट्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए, ग्रुप 18 एलिमेंट्स। ग्रुप 18 एलिमेंट्स में बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है हमारे पास, जैसे हमने बाकी 3 15 16 17 ग्रुप में पढ़ा है। बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं। क्यों? रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर नोबल एलिमेंट्स, नोबल गैसेज हैं ये, तो रिएक्शन किसी से करती नहीं, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह इतना सब कुछ हम ज़्यादा कुछ पढ़ेंगे नहीं इसके अंदर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सी क्या क्या आते हैं इसके अंदर? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन, ये सब नोबल गैसेज हैं, या ये सब वो एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप 18 में आते हैं। ग्रुप 18 की सबसे खास बात क्या होती है कि उसके पास में आउटर मोस्ट शेल जो होती है वो फुलफिल्ड होती है, कंप्लीट इनकी ऑक्टेट होती है। इन्हें मोह माया से किसी से कोई लेन देन नहीं है कि इसको इलेक्ट्रॉन दे दूँ, उसका इलेक्ट्रॉन ले लूँ, इससे रिएक्शन कर लूँ, उससे रिएक्शन कर लूँ। ये क्या है? सेल्फ सेटिस्फाइड है, किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, आराम से रहते हैं इसलिए। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी इनकी पूरे पीरियड में, किसी में भी कंपेयर कर लो रेस्पेक्टिव पीरियड में, इनके पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। रीज़न क्या है इसके पीछे? क्यों? क्योंकि अभी बताया स्टेबल ऑक्टेट है, स्टेबल ऑक्टेट है, कंप्लीट कन्फिग्रेशन है, मोक्ष की प्राप्ति हो रखी है, किसी से कोई लेन देन नहीं है, अपने में खुश मस्त। तो आयनाइजेशन थेरेपी अब नीचे आएंगे डाउन द ग्रुप तो डिक्रीज होती चली जाएगी। वो नॉर्मल ट्रेंड ही है, ऐसे हर आपने ग्रुप में देखा था, और वो डिक्रीज की होगी ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। एटॉमिक रेडियाई की बात करें तो एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इंक्रीज होता चला जाएगा, और रेस्पेक्टिव पीरियड्स में अगर आप कंपेयर करोगे एटॉमिक रेडियाई को तो इनका स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई होता है। क्यों होता है स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई? क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते थे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता था, जिसकी वजह से same number of electrons kept on increasing in the same shell, nuclear charge also kept on increasing, due to which the outermost shell experienced much more न्यूक्लियर पुल, कह सकते हो आप, मच मोर न्यूक्लियर पुल, जिसकी वजह से उसका साइज़ क्या हो जाता था? डिक्रीज हो जाता था, श्रिंक हो जाता था। तो एटॉमिक रेडिया अगर रेस्पेक्टिव पीरियड में कंपेयर करोगे तो स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडिया होता है, और वैसे नीचे डाउन द ग्रुप जाओगे तो क्या होगा? इंक्रीज होगा एटॉमिक रेडिया। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो क्या है? सिंस नोबल गैसेज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे डू नॉट हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। नोबल गैसेज के पास में इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन क्या है? स्टेबल है, तो उन्हें कोई मतलब ही नहीं इलेक्ट्रॉन लेने से। और जब मैं ग्रुप 17 की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी समझा रहा था जिस वीडियो में, उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि इन जो एक ही इकलौता ऐसा ग्रुप है जिसको इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत नहीं होती, और उसके लिए क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। बाकी कोई भी ग्रुप 1 से लेकर 17 तक ऐसा नहीं है जिसकी पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होती हो, या तो सबकी मोर नेगेटिव या लेस नेगेटिव होती है। लेस नेगेटिव किसकी होगी? जो उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को नहीं लेगा। मोर नेगेटिव किसकी होगी? जो बड़ी जल्दी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, और ये ना ही इलेक्ट्रॉन को आसानी से तो छोड़ो, कैसे भी लेगा ही नहीं किसी भी शर्त पे इलेक्ट्रॉन को। क्यों? क्योंकि ये कम्प्लीटली फिल्ड है, इसके पास में ऑक्टेट इसकी, तो इसीलिए इसकी हाईली पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विच ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल हैज़ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो कौन सा ग्रुप लगाओगे आप? ग्रुप 18। ये पूछा जाए विच ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल हैज़ हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो कौन सा ग्रुप लगाओगे? जिससे पहले हमने ग्रुप कराया ग्रुप 17 एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से आगे चलते हैं। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? ऑल द नोबल गैसेज आर मोनो एटॉमिक। सारी नोबल गैसेज मोनो एटॉमिक। कहीं आपने ऐसे नहीं देखा होगा कि कहीं इस तरीके से लिखा है He2, जैसे O2 Cl2 इस तरीके से देखे थे 16 में 17 में, इस तरीके से He2 कहीं नहीं देखा होगा, Ne2 कहीं नहीं देखा होगा, इससे कहीं नहीं देखा होगा। ये मोनो एटॉमिक एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि कंप्लीट ऑक्टेट है, तो किसी को देना लेना, कोवेलेंट बॉन्ड बनाना, शेयरिंग करना, आयनिक बॉन्ड बनाना, ये सब इनको पसंद नहीं आता, तो ये मोनो एटॉमिक अकेले रहते हैं। कलरलेस हैं, टेस्टलेस हैं, और कोई स्मेल नहीं करते, ऑर्डरलेस हैं। मेल्टिंग पॉइंट लो है, बॉइलिंग पॉइंट भी लो है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो फोर्सेज हैं वो कैसी होती हैं? वीक डिस्पर्जन फोर्सेज होती हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों होता है ग्रुप 18 एलिमेंट्स का? उनका साइज स्टेबल है तो भी, या वो स्टेबल है उसके बाद भी, तो यहाँ पर आंसर दोगे क्यों? क्योंकि वो जो जुड़े हुए होते हैं मॉलिक्यूल्स, वो किससे होते हैं? डिस्पर्जन फोर्सेज से जुड़े हुए होते हैं, और डिस्पर्जन फोर्सेज आर वीक इन नेचर, इसीलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे मैंने आपसे कहा था कि बहुत ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं हैं, तो लिमिटेड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वही पढ़ लेते हैं एक एक करके।
सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, हम कुछ कंपाउंड्स पढ़ेंगे जो ये बनाते हैं। जिनॉन जो है वो जनरली कंपाउंड बना लेता है ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ में कंबाइन करके अंडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशंस। तो सबसे पहला क्या है, इन जनरल नोबल गैसेज आर लीस्ट रिएक्टिव। जनरली नोबल गैसेज तो लीस्ट रिएक्टिव है, लेकिन कभी कभी वो किन्हीं एलिमेंट्स के साथ में जनरली हेलोजेंस या ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करके कंपाउंड्स बना सकती हैं। तो सबसे पहला जो हम कंपाउंड्स पढ़ने वाले हैं वो क्या है, जेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड्स। जेनॉन फॉर्म्स 3 बाइनरी फ्लोराइड्स ऑफ द टाइप XeF2, XeF4 एंड XeF6। 3 तरीके के बाइनरी फ्लोराइड बनाता है, XeF2 बनाएगा, XeF4 बनाएगा और XeF6 बनाएगा। जब जेनॉन F2 के साथ में एक्सिस में रिएक्ट कर रहा है और टेम्परेचर प्रेशर आपको दिख रहा होगा 673 केल्विन, एक बार प्रेशर लिया है, तो क्या बनेगा, जेनॉन डाइफ्लोराइड बनता है, XeF2 बनेगा। जब XeF2 के साथ में एक मॉलिक्यूल ना लेके हमने 2 मॉलिक्यूल ले लिए, रेशियो देखोगे तो कितना रेशियो आएगा इसका, 1:5 का रेशियो अगर हमने लिया है तो कितना बनेगा, 873 केल्विन टेम्परेचर लेंगे और 7 बार प्रेशर लेंगे तो XeF4 बन जाएगा। Xe + 3F2 लेंगे 1:20 के रेशियो में 573 केल्विन 6:70 बार पे, तो क्या बन जाएगा, XeF6 बन जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूँगा मैं इन रिएक्शंस को, पर एक बार देख लेंगे आप तो अच्छा रहेगा। जेनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF4 एंड XeF6 विद वाटर गिव्स XeO3। जेनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड्स की बात करें, XeF4 और XeF6 की अगर आप हाइड्रोलिसिस करा दो पानी के साथ में, तो जेनॉन का ऑक्सीजन कंपाउंड एक XeO3 बन जाता है। ये दो उसकी रिएक्शन है, सिंपल सी रिएक्शन है, आप चाहें तो याद कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। याद होती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती हैं तो भी काम चल सकता है, ठीक है। पर 12th क्लास में काम नहीं चलाना, हमें सब चीज़ याद रखनी है। NCERT में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो एग्ज़ाम में ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं, या जो सफिशिएंट चीज़ें हैं, वो मैं नोट्स में आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो आप उनमें से भी चीज़ों को शॉर्टलिस्ट करने की अगर सोचें तो कहीं ना कहीं 1% या 2% आप अपना किसी भी तरीके से नुकसान ज़रूर करेंगे। तो चीज़ों को शॉर्टलिस्ट करने की नोट्स में से मत ढूंढो, क्योंकि ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट करके मैंने NCERT में से नोट्स बनवा रखे हैं आपको। पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF6 गिव्स ऑक्सीफ्लोराइड, XeF4 एंड XeO2F2। XeF6 का अगर आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हो, पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है कि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं करा हमने, लिमिटेड वाटर दिया उसे और लिमिटेड हाइड्रोलिसिस कराया उसका, तो XeF4 बन जाता है, एक और जेनॉन ऑक्सीजन का कंपाउंड है, और क्या बन जाता है, एक XeO2F2 जेनॉन ऑक्सीजन फ्लोरीन का एक और कंपाउंड है ये, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या बनाए, ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो कि हमने ऊपर बनाए, उनकी शेप देख ली है, हो सकता है शेप पूछी जा सकती है आपसे, आप अकॉर्डिंग टू VSCPR थ्योरी जिसने भी पढ़ी थी वो शेप्स जानते हैं। तो ये XeF2 की शेप हो गई, लीनियर शेप आ जाएगी, ठीक है। ये XeF4 आ गया हमारे पास में, जेनॉन हमने XeF4 भी बनाया था, XeF4 की शेप आ गई। एक और बनाया था हमने XeF6, उसकी शेप आ गई है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोल लेंगे। उसके बाद में क्या बनाया हमने, एक बनाया XeOF4, तो XeOF4 का ये आ गया शेप, स्क्वायर पिरामिडल बोलेंगे इसे। और एक क्या बनाया, XeO3 बनाया, तो उसकी क्या आ गई है, पिरामिडल शेप आ गई। तो इतने स्ट्रक्चर, इतने फॉर्मूले हमने ऊपर बनाए, इतने कंपाउंड्स, तो उनके हमने स्ट्रक्चर्स भी देख लिए एक बार। आप इन स्ट्रक्चर्स को अकॉर्डिंग टू VSCPR थ्योरी जैसे भी आपको पढ़ाया था क्लास 11th में, वैसे आप समझ सकते हो। स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू रिएक्शन, सो प्लीज़ try to memorize the structures in the best way as you can. ग्रुप 18 ख़त्म हो गया, चैप्टर फिनिश हो चुका है आपका। अब नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपको स्टार्ट कराऊंगा वो इंटेक्स क्वेश्चन कराऊंगा। अब मैं जो आगे ले रहा हूँ, अब वो बच्चे आगे की वीडियो ना देखें जिनको सब कुछ समझ में आए। कुछ बच्चों के मेरे पास में डाउट्स आए थे, उनको ले रहा हूँ मैं। ग्रुप 17 एलिमेंट से रिगार्डिंग जो डाउट्स थे, ग्रुप 18 के एलिमेंट्स की वीडियो खत्म हो चुकी है, यानी कि ये वीडियो यहाँ पे एंड हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें हम लोग इंटेक्स क्वेश्चन कराएंगे और उससे नेक्स्ट वीडियो में NCERT के क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो किसी को डाउट था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू किस तरीके से वेरी करती है? हाँ जी, डाउट वाज रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ हैलोजेंस, ग्रुप 17 एलिमेंट्स। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मैंने आपको समझाया था कि हैलोजन की जो होती है वो मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनकी कैपेबिलिटी सबसे ज़्यादा, टेंडेंसी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनकी क्या होगी, सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगी। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होती चली जाएगी, साइज इंक्रीज होता चला जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता चला जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी कम होती चली जाएगी, जिसका मतलब वैल्यू डाउन द ग्रुप लेस नेगेटिव होती चली जाएगी। ये बात क्लियर है, ये नॉर्मल ट्रेंड था। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का एक एक्सेप्शन था यहाँ पे, वो क्या था, फ्लोरीन और क्लोरीन में। जैसे हमने समझाया था कि अभी हमने बोला डाउन द ग्रुप जाएंगे तो वैल्यू लेस नेगेटिव होगी, दैट मीन्स
अगर मैं फ्लोरीन और क्लोरीन में कंपेयर करता हूँ तो फ्लोरीन की वैल्यू जो थी वो लेस नेगेटिव होनी चाहिए थी और क्लोरीन की वैल्यू जो थी वो लेस नेगेटिव होनी चाहिए थी एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन। लेकिन फ्लोरीन की लेस नेगेटिव होती है और क्लोरीन की मोर नेगेटिव होती है। फ्लोरीन की लेस नेगेटिव का होने का मतलब क्या है कि क्या कारण होगा वो समझाएंगे बाद में। फ्लोरीन की वैल्यू लेस नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि फ्लोरीन उतनी जल्दी रेडिली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को जल्दी एक्सेप्ट कर ले रहा है लेकिन फ्लोरीन उतनी जल्दी नहीं कर रहा, इसीलिए फ्लोरीन की वैल्यू लेस नेगेटिव है। ये क्या है, यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया नॉर्मल ट्रेंड से। नीचे नॉर्मल ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, वैल्यू डाउन द ग्रुप जाओगे तो लेस नेगेटिव होती चली जाएगी ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन में। इसका रीज़न क्या समझाया था आपको? इसका रीज़न ये समझाया था कि अगर फ्लोरीन के साइज़ को देखोगे तो फ्लोरीन में जो हम कन्फिग्रेशन लिखते हैं वो 2p में आते हैं 5, और जो क्लोरीन में आते हैं वो 3p में आते हैं 5। तो 2p और 3p ऑर्बिटल को कंपेयर करें तो 2p ऑर्बिटल का साइज़ होता है छोटा और 3p ऑर्बिटल का साइज़ होता है बड़ा। तो छोटे साइज़ में 5 इलेक्ट्रॉन पहले से ही फिट हैं, छठा इलेक्ट्रॉन आने की कोशिश करता है, तो बिकॉज ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन वो इलेक्ट्रॉन को शेल आने नहीं देती उतनी जल्दी अंदर। जबकि 3p में देखोगे तो साइज़ बड़ा है, इलेक्ट्रॉन दूर दूर हैं, लड़ाई भिड़ाई नहीं हो रही है उनके बीच में, झगड़ा नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन होगा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना ज़्यादा फ्लोरीन में एक के ऊपर एक चढ़े खड़े हैं, ये समझ लो इलेक्ट्रॉन भीड़ भाड़। जैसे ट्रेन की एग्जांपल शायद मैंने आपको वीडियो में समझाया था, ऑफलाइन क्लासेस में तो मैंने बताया था कि अगर आप ट्रेन के डिब्बे में चढ़ने की कोशिश कर रहे हो किसी में, वो पहले से ही भरा पड़ा है, तो आपको उसमें बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी, बहुत फोर्स लगानी पड़ेगी आपको। तो यानी कि वही समझ लो ट्रेन का डिब्बा, एक पैसेंजर ट्रेन थी 2p5 ऑर्बिटल जिसके पास में थी, तो उसमें पहले से ही भरे पड़े इलेक्ट्रॉन इतने ज़्यादा, तो छठा इलेक्ट्रॉन को चढ़ने की कोशिश करेगा तो उसे बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी, इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस नेगेटिव हो जाएगी, मतलब रेडिली वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन में क्या है, क्लोरीन के डिब्बे को समझ लो स्लीपर के तरह, उसमें जगह है, वो अपना रिजर्वेशन करा रखा है उसने, तो इलेक्ट्रॉन को खाली जगह मिली हुई है और आराम से अपना चढ़ के जाएगा उसमें मस्त। तो इसलिए वहाँ पे क्या हो जाएगी, वो जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा तो मोर नेगेटिव हो जाएगी। ये ट्रेंड जो है ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए है, इसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कोई कंफ्यूज ना करे। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बहुत हाई होती है जो कि डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती चली जाती है। इसमें कोई भी एबनॉर्मेलिटी, कोई भी एबनॉर्मल ट्रेंड, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, तो आप बिल्कुल फ्लोरीन लगाइए, क्लोरीन मत लगाइए, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के टर्म्स में है। अगर आपसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की पूछता है कि विच एलिमेंट हैज़ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो अगर आप फ्लोरीन लगाया होगे तो गलत हो जाएगा, क्लोरीन है उसका आंसर, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पूछता है विच इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो आंसर फ्लोरीन है, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए और एक था डाउट, उसे निकालते हैं फिर उसमें भी समझाते हैं। एक बच्चे का डाउट था ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स के रिगार्डिंग। ऑक्सीडेशन स्टेट्स मैंने आपको समझाए थे +1 +3 +5 +7। तो मैंने वहाँ पे आपको बोला था कि ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ समझा दी है, ये वाला जो पार्ट मैंने आपको समझाया है उस वीडियो के अंदर, ये एक्स्ट्रा समझा दिया है। इन केस किसी बच्चे को ये चीज़ समझने में दिक्कत आती है, ऑल्दो आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन, लेकिन अब भी किसी को दिक्कत आती है तो आप प्लीज़ इन्हें याद कर लीजिए कि फ्लोरीन -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, ठीक है, और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये +1 +3 +5 +7 का ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं। ये आप याद कर लीजिए, आपसे रीज़न कोई नहीं पूछेगा कि क्यों दिखाते हैं। फिर भी अगर आपको समझना है, डाउट आ रहा है, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसे फिर से समझ लीजिए। -1 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब वही है जो आप किस तरीके से समझते हो, इलेक्ट्रॉन के गेन या लूज से समझते हो, इसमें उल्टा नहीं है बिल्कुल भी। अगर किसी को मैंने ऐसा कुछ बोला हो कि उल्टा है, ऐसा है, वैसा है, तो करेक्शन कर लीजिएगा, उल्टा कुछ भी नहीं होता है। अब हेलोजन -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे दिखाता है, यहाँ पे देखिए, पहले वाले को समझिए। अगर ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज़ कर देगा, इस इलेक्ट्रॉन को ये लूज़ कर देगा, तो ये कैसा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा देगा, +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा देगा। अगर ये किसी का इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ पे पेयरिंग करा ले, जो कि हो सकती है पेयरिंग एक इलेक्ट्रॉन्स तक की दो, तो ये क्या कर लेगा, ये किस तरीके का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा देगा, गेन कर लिया तो -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा देगा। -1 तो सबको समझ में भी आता होगा कि 2p5 है इसके पास में, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन ही करेगा, तो -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, जो कि एक नॉर्मल ट्रेंड है, नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है, नॉर्मल बिहेवियर है। लेकिन अब +1 -1 समझ में आ गया सबको, +3 +5 +7 का समझिए। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन मैंने अभी आपको बताया कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे सेकंड इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके कहाँ आ गया, ये देखिए यहाँ पे पहुँच गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच गया। तो अब इसके पास में कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। जब ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा तो ये +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुँच जाएगा। ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराएगा, और उसको हम कैसा बोलेंगे, +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे।
आप ऐसे समझ लो, चाहे 3 इलेक्ट्रॉन किसी के लेके पेयरिंग करा लेगा, या अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे के किसी के साथ पेयरिंग करा लेगा। पेयरिंग हो रही है कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स की, तो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है, कोई अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो उसमें आप +3 से याद करके चलेंगे, तो आप कंफ्यूज होंगे पक्का, मुझे पता है। तो आप इस तरीके से याद रख के चलिए कि ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे देता है पेयर बनाने के लिए, यानी कि इसके पास में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। किसी के पास में जितने भी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है। हेलोजन ज़्यादा दिखाते हैं, ये नॉर्मल से भी ट्रेंड आगे तक दिखाते रहते हैं, क्योंकि इनके पास में वेकेंट 3D ऑर्बिटल्स हैं, वेकेंट ND ऑर्बिटल्स हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करके भेज सकता है। +5 में क्या कहानी है, ये वाला जो एक और SNP में ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से ये जो डाउन वाला है, इसको ये एक्साइट करके और यहाँ पे भेज देगा, फिर इसके पास में 5 हो जाएंगे, तो 5 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा और पेयरिंग करा लेगा। 5 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, पेयरिंग करा लेगा, तो इसलिए +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसी तरीके से यहाँ पे करेक्शन कराया था, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन बनाना था आपको, तो इसके पास में 3, 3, 6 और 1 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। किसी के 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी को ये 7 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा आपने, और क्या करा लेगा उसके साथ में, पेयरिंग करा लेगा। पेयरिंग करा लेगा तो क्या हो सकता है, इसके साथ पेयरिंग करा लेगा तो +7 का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा देगा। तो +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन लूज करके +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, और 7 इलेक्ट्रॉन लूज करके +7 का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। ठीक है, आई थिंक डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। रही बात, किसी ने ये भी पूछा था कि ये बता दो इनमें पढ़ना क्या क्या है। पढ़ने की बात है भाई, तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको। सारी वीडियोस मैंने कवर अप कराई हैं, लिमिटेड स्टॉक मैंने आपको दिया है, बहुत सारा मैंने आपको नहीं दिया पढ़ने के लिए, लिमिटेड स्टॉक है। तो अगर आप, मैंने अभी बताया कि अगर आप इसमें से सोचोगे इसमें से भी हम काट के पढ़ लें, नहीं पढ़ पाओगे। तो आपको प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, अकरेंस, सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, रिएक्शन सारी याद करनी पड़ेंगी। इसीलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोरिंग लगती है थोड़ी बहुत बच्चों को, क्योंकि याद करने का बहुत ज़्यादा इसके अंदर है। तो आप कुछ भी नहीं काट सकते, बाकी आपकी मर्जी है, जो आप छोड़ना चाहे आप छोड़ सकते हो। भैया फ्रीडम है, डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें क्या कराएंगे आप लोगों को, इंटेक्स क्वेश्चन कराएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, बड़े मज़ेदार क्वेश्चंस हैं, जो भी होंगे ऐसे क्वेश्चंस जिनको मैं नोट्स में कवर अप नहीं करा पाया हूँ, सिर्फ उन्हीं को कवर कराऊंगा। द क्वेश्चंस विच आई हैव कवर्ड इन नोट्स, वी विल नॉट बी डूइंग दोज क्वेश्चंस नाइदर ऑफ इंटेक्स नॉर ऑफ NCERT बैक एक्सरसाइज। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स। Bye bye.